हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। तो इसमें हम 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तो इस चैप्टर का पार्ट 1 हम आपके सामने अब लेके आ रहे हैं। आप इस वीडियो में क्विज को मेरे साथ साथ खेलिए और देखिए कि आपके 20 में से कितने नंबर आए हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है 1860 में द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली इन 1860? तो ये जो बुक दे रखी है, इसके ऑथर का नाम यहाँ जो लिखा हुआ था उसे मैंने यहाँ पर छुपा दिया है। तो इसका जो सही आंसर आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से। पहला ऑप्शन है लियोपोल्ड वॉन रॉके, दूसरा है बी कार्डिनल गास्पारो कॉन्टिनेरी, और सी है जैकब बर्कार्ट, और डी है फ्रांचेस्को पेट्रॉक। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही जवाब होगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है सी जैकब बर्कार्ट, तो जिनका चित्र यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 1534 में कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस पुस्तक में किसने नगर राज्य की लोकतांत्रिक सरकार के बारे में लिखा? यानी कि हु रॉट अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ द सिटी स्टेट इन द बुक कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस इन 1534। तो ये बुक जो दे रखी है यहाँ पे, इसके लेखक का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है लियोपोल्ड वॉन रॉके, बी है कार्डिनल गास्पारो कॉन्टिनेरी, और सी है जैकब बर्कार्ट, और डी है फ्रांचेस्को पेट्रॉक। तो इसका जवाब आप बताइए। आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है बी कार्डिनल गास्पारो कॉन्टिनेरी, जिनका चित्र अभी हमने आपको दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 3 है अनेक टुकड़ों में बटे कमजोर देश इटली की संस्कृति का पुनरुत्थान करने वाला या वाले कारक था या थे? यानी कि यहाँ जो ये इटली दिया गया है, ये इटली कभी इटली का साम्राज्य जो है, रोमन साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, इस विशालतम साम्राज्य जो बाद में धीरे धीरे कमज़ोर हो गया, तो उसके अंदर दोबारा संस्कृति का पुनरुत्थान करने वाले कौन कौन से कारक था या थे वो बताने हैं। द वीकेंडेड कंट्री डिवाइडेड इनटू मैनी fragments was the factors that revived the culture of Italy. ऑप्शन ए है पश्चिमी यूरोप का सामंती संबंधों के कारण नया रूप लेना, यानी कि रीशेपिंग द वेस्टर्न यूरोप ड्यू टू फ्यूडल रिलेशंस। बी है पूर्वी यूरोप का बाइजेंटाइन साम्राज्य के समय में बदलना, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्न यूरोप इन द टाइम ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर। सी है पश्चिम में इस्लाम का एक सांझी संस्कृति का निर्माण करना, यानी कि टू बिल्ड ए कॉमन कल्चर ऑफ इस्लाम इन द वेस्ट। और डी है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है डी उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। इसका मतलब डी ऑप्शन ठीक हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है वेनिस और जेनेवा जैसे जीवंत नगर राज्यों में नागरिकता की भावना क्यों पनपी? यानी कि व्हाई डिड ए सेंस ऑफ सिटीजनशिप फ्लोरेंस इन वाइब्रेंट सिटी स्टेट्स लाइक वेनिस एंड जेनेवा? तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जिनेवा और वेनिस के जो शहर हैं, जो कि उस समय महान शहरों में माने जाते थे, तो उनके नागरिकों के अंदर नागरिकता की भावना कैसे पनपी? तो ऑप्शन ए है ये गणराज्य थे और इनके शासक जो थे, जिनका शासन जो है वो राजकुमार चलाते थे। These were republics ruled by princes
बी है धनी व्यापारी और सामंत वर्ग शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, यानी कि द रिच मर्चेंट्स एंड फ्यूडल क्लासेस एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द गवर्नेंस। सी है इन नगरों में निवासी स्वयं को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व महसूस करते थे, यानी कि द रेजिडेंट्स ऑफ दीज सिटीज टुक प्राइड इन कॉलिंग themselves सिटीजन्स ऑफ दिस सिटी। और डी है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको इसका जवाब देना है, आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सन 1300 में पादुआ विश्वविद्यालय में डैश पढ़ाया जाने लगा था, यानी कि ये जो पादुआ विश्वविद्यालय दे रखा है, ये प्राचीन महान विश्वविद्यालय जो है, इसमें कौन सा विषय जो है पढ़ाया जाने लगा। In the year 1300 dash was taught in the University of Padua। तो ऑप्शन है विज्ञान यानी कि साइंस, बी है वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, सी है मानवतावाद यानी कि ह्यूमनिज्म, और डी है धार्मिक पुस्तकें यानी कि रिलीजियस बुक्स। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है सी, मानवतावाद यानी कि ह्यूमनिज्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 1390 में प्रकाशित कैडबरी टेल्स के लेखक कौन है, यानी कि हु इज़ द ऑथर ऑफ कैडबरी टेल्स पब्लिश्ड इन 1390। तो यहाँ ये कैडबरी टेल्स का पुस्तक है, इसके लेखक का नाम यहाँ छुपा दिया गया है। तो आपको बताना है यहाँ कौन सा लेखक है, यानी कि इसके लेखक कौन है। ए है माइकल एंजेलो, बी है जेफरी चौसर, सी है फ्रांचेस्को पेट्रॉक, और डी है सिसरो। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब बी, जयश्री चौसर, जिनका चित्र यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गुटेनबर्ग ने 1454 में विभाज्य टाइप से डैश का प्रकाशन किया, यानी कि गुटेनबर्ग पब्लिश्ड डैश फ्रॉम डिविजिबल टाइप इन 1454। ये जो है गुटेनबर्ग द्वारा बनाया गया छापाखाना है, जिससे उन्होंने सबसे पहले एक पुस्तक छापी थी। तो आपको बताना है वो कौन सी थी। तो ऑप्शन ए है कैडबरी टेल्स, बी है द लास्ट सपर यानी कि अंतिम भोज, सी है बाइबल, और डी है रामचरितमानस। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है सी, बाइबल। तो गुटेनबर्ग ने 1454 में सबसे पहले जो छापाखाना बनाया था, जो प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, उससे उन्होंने सबसे पहले बाइबल को छापा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 1495 में लियोनार्डो दा विंची ने डैश नाम का महान चित्र बनाया, यानी कि इन 1495 लियोनार्डो दा विंची मेड ए ग्रेट पेंटिंग नेम्ड डैश। तो ऑप्शन ए है कैडबरी टेल्स, बी है द लास्ट सपर यानी कि अंतिम भोज, सी है बाइबल, और डी है रामचरितमानस। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुए। इसका जो सही जवाब है वो है बी, द लास्ट सपर यानी कि अंतिम भोज। तो यहाँ जो वो महान चित्र देख रहे हैं जो लियोनार्डो दा विंची ने 1495 में बनाया था, इसमें प्रभु ईसा मसीह को अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज करते हुए देखा गया है। इस भोज के बाद
उनके एक शिष्य द्वारा धोखा देने की वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में सूली पर लटका दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है 1512 में सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र किसने बनाए? यानी कि ये सिस्टीन चैपल की छत जो दी गई है इस पे ये सुंदर जो चित्र बनाए गए हैं ये किसने बनाए थे? In 1512 who painted the painting on the top of the Sistine Chapel? ऑप्शन ए है लियोनार्डो दा विंची, बी है माइकल एंजेलो, सी है पाब्लो पिकासो और डी है एफ एम हुसैन। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है बी माइकल एंजेलो, जिनका चित्र यहाँ पर आपको दिखाया गया। इन्होंने ही ये कलाकृतियाँ जो हैं वो सिस्टीन चैपल की छत पर यानी कि टॉप ऑफ द सिस्टीन चैपल पे बनाई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र यानी कि लॉ के मुख्य केंद्र क्यों बने? यानी कि कानून की पढ़ाई के मुख्य केंद्र क्यों बने? Why did the University of Padua and Bologna become the main centers of jurisprudence? ऑप्शन ए है दोनों शहरों का व्यापार और वाणिज्य का मुख्य केंद्र होना यानी कि बोथ द सिटी बीइंग द मेन सेंटर्स ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स। बी है वकीलों और नोटरी का अत्यधिक मांग यानी कि हाई डिमांड ऑफ लॉयर्स एंड नोटरीज। सी है कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय होना यानी कि स्टडी ऑफ लॉ टू बी ए फेवरेट सब्जेक्ट। और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है डी। ये जो है ये पादुआ यूनिवर्सिटी है और ये बोलोनिया यूनिवर्सिटी है। तो इन खूबसूरत यूनिवर्सिटियों के अंदर आप देख रहे हैं कि विधि शास्त्र जो है यानी कि कानून की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई जो है वो मुख्य केंद्र बनी थी। उसके ये तीनों कारण हैं कि यहाँ व्यापार और वाणिज्य का मुख्य क्योंकि दोनों ही शहर व्यापार वाणिज्य के लिए फेमस थे, मुख्य केंद्र थे, जिससे व्यापार में अलग अलग तरह के विवाद होते थे, कागज पत्रों की ज़रूरत होती थी, लिखा पढ़ी का काम होता था। इसकी वजह से वकीलों, नोटरी वगैरह की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और साथ ही साथ जो है एक नए रोजगार और सम्माननीय पेशा होने के कारण कानून का अध्ययन भी एक प्रिय विषय हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है 15वीं शताब्दी के शुरू में डैश शब्द का प्रयोग उन अध्यापकों को कहा जाता था या उनके लिए किया जाता था जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति दर्शन विषय पढ़ाते थे। यानी कि एट द बिगिनिंग ऑफ द 15th century the term dash was used to refer the teachers who taught grammar, rhetoric, poetry, history and ethics। ऑप्शन ए है विद्वान यानी कि स्कॉलर्स, बी है समतावादी यानी कि एग्लरेटेशन, सी है भौतिकवादी यानी कि एथिक्स और डी है मानवतावादी यानी कि ह्यूमनिस्ट। तो आपको बताना है कि इनमें से सही जवाब क्या है। उसके लिए आपका समय शुरू हो गया है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है डी मानवतावाद यानी कि ह्यूमनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है 1486 में प्रकाशित पुस्तक ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन जो जिसका चित्र यहाँ पर हमने दे रखा है में डैश ने वाद विवाद के महत्व पर लिखा यानी कि इन द बुक ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन पब्लिश्ड इन 1486 डैश रॉट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिबेट। तो किसने डिबेट के महत्व को इस पुस्तक में लिखा उसको बताने के लिए आपका समय शुरू होगा। आप इन ऑप्शनों को पढ़ लीजिए। ऑप्शन ए है जियोवनी पिको देला मैराडोला, बी है दांते अलिग्लेरी, सी है जियांतो और डी है फ्रांचेस्को पेट्रॉक। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है ए जियोवनी पिको देला मैराडोला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13
असीसी इटली में शिशु ईसा मसीह का यह चित्र किसने बनाया, यानी कि हु मेड द पेंटिंग ऑफ द बेबी जीसस इन असीसी इटली। यहाँ जो चित्र दिया गया है इसमें जो ये छोटे शिशु ईसा मसीह को दिखाया गया है जिनकी चरण वंदना की जा रही है, तो ये चित्र किसने बनाया था। ऑप्शन ए है लियोनार्डो दा विंची, बी है दांते अलिघिएरी, सी है जोटो और डी है जी बोलिनी। तो आपको बताना है ये चित्र किसका है, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी जोटो, जिनका चित्र यहाँ पर आपको दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है 1370 की एक घटना पर आधारित सन 1500 में बना द रिकवरी ऑफ द रेलिक ऑफ द होली क्रॉस नाम का ये चित्र किसने बनाया है, यानी कि ये चित्र जिसका नाम द रिकवरी ऑफ द रेलिक ऑफ द होली क्रॉस है, ये किस चित्रकार की रचना है। Who made this painting named the recovery of the relic of the Holy Cross in 1500 based on an incident from 1370? ऑप्शन ए है लियोनार्डो दा विंची, बी है दांते अलिघिएरी, सी है जोटो और डी है जी बेलिनी, तो यानी कि गियोवानी बेलिनी। तो आपको बताना है इसका सही जवाब और आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि जियोवनी गैलिनी, तो जिनका चित्र हमने यहाँ पर आपको अभी प्रदर्शित किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अनेक विषयों में रुचि रखने वाले और अनेक हुनर में माहिर मनुष्य को क्या कहा जाता था, यानी कि व्हाट वाज ए मैन हु वाज इंटरेस्टेड इन मैनी सब्जेक्ट्स एंड एक्सपर्ट इन मेकिंग स्किल्स कॉल्ड, यानी कि आपको उस आदमी का नाम बताना जिन्हें आजकल हम ऑलराउंडर कह देते हैं, यानी कि जिसकी बहुत सारे विषयों में रुचि हो और उनमें वो हुनरमंद भी हो, यानी कि एक्सपर्ट भी हो, तो उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता था, ये बताने के लिए आपका समय शुरू हो गया है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है ये, इसका जवाब है रेनेसा व्यक्ति या पुनर्जागरण आदमी, यानी कि रेनेसा मैन, जिसका चित्र हमने यहाँ पर दिखाया है। एक चित्र बनाए रखा है इसके लिए, जिसमें एक व्यक्ति के ये देखिए कई सारे हाथ दिखाए गए हैं और हर हाथ में अलग अलग चीज़ होना ये बताता है कि ये विभिन्न कार्यों में बहुत कुशल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। डैश अरब के बुखारा के प्रसिद्ध हकीम और दार्शनिक थे, यानी कि उस व्यक्ति का नाम बताना है जो अरब में बुखारा शहर के अंदर प्रसिद्ध हकीम, यानी कि जो हकीम और दार्शनिक थे। डैश वाज ए फेमस फिजिशियन एंड फिलोसफर फॉर बुखारा इन अरेबिया। ऑप्शन ए है इब्न रुश्द, बी है अल-राजी, सी है इब्न सीना और डी है टॉलेमी। तो इसका सही जवाब बताने के लिए आपका समय शुरू हो गया है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि इब्न सीना, जिनका चित्र हमने यहाँ दिखाया है। तो यहाँ पड़े उपकरणों और कागज पत्रों को देखकर, पुस्तकों देखकर सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये हकीम यानी कि एक फिजिशियन थे और साथ ही साथ एक बहुत बड़े दार्शनिक भी थे। क्वेश्चन नंबर 17 है 140 ईसा पूर्व को यूनानी भाषा में खगोल विज्ञान पर लिखी पुस्तक अल्मेजेस्ट के लेखक कौन थे, यानी कि यहाँ जो ये पुस्तक दिखाई गई है उसका नाम अल्मेजेस्ट है। इसके लेखक कौन थे। हु वाज द ऑथर ऑफ अल्मेजेस्ट, ए बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी इन ग्रीक रिटन इन 140 BC।
तो आपको बताना है खगोल विज्ञान पर आधारित इस पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। ऑप्शन ए है रुश्द, बी है अल राजी, सी है इब्न सीना और डी है क्लाउडियस टॉलेमी। तो आपको इसका सही जवाब देना है। आपका समय शुरू हो चुका है अब से। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है डी, वो है क्लॉडियस टॉलेमी, जिनका चित्र अभी हमने आपके सामने दर्शाया। क्वेश्चन नंबर 18 है आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक डैश थे, यानी कि द ऑथर ऑफ मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया वाज डैश। यानी ये जो आपको पुस्तक दिखाई गई है इस पे आप देख रहे हैं कि ये एक मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया है। तो इसके लेखक कौन थे? ए है इब्न रशूद, ऑप्शन ए है इब्न रुश्द, बी है अल राजी, सी है इब्न सीना और डी है टॉलेमी। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो चुका है अब से। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी कि अल राजी, जिनका चित्र अभी हमने आपको दिखाया है। द फिजिशियन फिलोसफर, यानी कि ये फिजिशियन थे, एक डॉक्टर भी थे और साथ ही साथ फिलोसफर यानी कि दार्शनिक भी थे। क्वेश्चन नंबर 19 है स्पेन के अरबी दार्शनिक डैश ने दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के बीच के तनावों को सुलझाने की चेष्टा की। The Spanish philosopher Dash tried to resolve the tension between the philosophical knowledge and religious beliefs. ऑप्शन ए है इब्न रुश्द, बी है अल राजी, सी है इब्न सीना और डी है टॉलेमी। तो आपको बताना है। और उन्होंने दर्शन ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के बीच उभर आए तनावों को सुलझाने की कोशिश की। उसके लिए आपका समय शुरू हो चुका है अब से। इसके साथ ही समय समाप्त हुआ। तो इसका सही जवाब है वो है ए इब्न रुश्द, जिसका चित्र अभी हमने आपको यहाँ पे दिखाया। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है चित्राधारित प्रश्नों में। 1508 में डैश द्वारा बनाया गया तुलिका चित्र प्रार्थनारत हाथ 16वीं शताब्दी की गहन धार्मिकता की इतालवी संस्कृति को दर्शाता है। यानी कि आपको इस चित्र को बनाने वाले चित्रकार का नाम बताना है। द पेंट ब्रश हैंड इन प्रेयर मेड इन 1508 बाय डैश डिपिक्ट्स द इटालियन कल्चर ऑफ इंस्टेंस रिलीजियसिटी ऑफ द 16th सेंचुरी। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो गया है अब से। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है आंसर अल्ब्रेक्ट ड्यूरर। तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। आपको ये इसके साथ ही एक समाप्ति। आपको ये वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, 20 में से आपको कितने अंक मिले। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक गुरुदेव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप रेड बटन दबा के उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।